नमस्कार साथियों। गौरव ज्ञान धारा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि कल भी हमने जड़त्व आगुण के बारे में पढ़ा था, तो आज भी जड़त्व आगुण को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इससे रिलेटेड जो भी चीज़ अभी बची थी उसको भी हम आज करेंगे। तो इसमें देखो, कल हमने जो लास्ट हमने चीज़ देखी थी, मैंने बताई थी आपको कि लीनियर और एंगुलर पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन होता है। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ पूछ सकते हैं कई बार कि अगर रोटेशनल मोशन में अगर हो रहा है तो उसको आप कैसे, मतलब जो आपको लीनियर वाली चीज़ें कुछ याद रहेगी तो उसको आपको रोटेशनल में कैसे चेंज करना है, तो वो वाली चीज़ें मैंने आपको कुछ तो बताई थी। तो आज भी उसको उसी को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए किन्हीं वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए हमको और भी किस चीज़ की जरूरत होती है, या कैसे हम जड़त्व आघूर्ण अलग अलग वस्तुओं का निकाल सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, तो उसके लिए भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते आगे बढ़ते हैं जो भी मैंने पैरामीटर्स बताए थे उनके बीच में, और उन पैरामीटर से कैसे हम रिलेशन और भी ले सकते हैं, वही वाली चीज़ अब आज हम आगे कंसल्ट करेंगे। और जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए किस चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए हमको दो प्रमेयों का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि I इजकल टू एम आर स्क्वायर तो मिल रहा है, लेकिन उनके किस एक्सिस के अलोंग निकालना है किसी वस्तु के लिए, जैसे उसके सेंटर ऑफ मास से निकल रही है अगर, या उसके द्रव्यमान केंद्र से निकल रही है, मतलब उसके सेंटर से अगर किसी ऑब्जेक्ट के निकल रही है, तब उससे अगर स्पर्श करती हुई इस वाले पॉइंट से अगर निकल रही है किसी छड़ के लिए तो क्या होगा, या फिर इसके सेंटर से भी है निकल रही है और इसके सापेक्ष भी, अगर सिर्फ आधे वाले पोर्शन का निकालना है तो किसी चकती के लिए निकालना है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या उसका जड़त्व आघूर्ण हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो उसके लिए दो प्रमेयों का यूज किया जाता है। तो आज हम इसमें जितना भी पोर्शन जो बाकी रह गया, जो उसमें यूज हो सकता है, जो परपेंडिकुलर थ्योरम या जो भी थ्योरम इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यूज की जाती है, तो वो भी मैं आपको थ्योरम के बारे में भी बता दूंगा। पूरा डेरिवेशन वैसे करने की जरूरत नहीं, उनका से क्या चीज मिलती है, कैसे मिलता है, वो भी मैं आपको आज बता दूंगा, और इससे रिलेटेड और क्या क्या चीज हमको मिल सकती है, ताकि हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स का भी, यहाँ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को लेके, अलग अलग वस्तुओं को लेके, जैसा भी उसका शेप हो, तो उनका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, मतलब जड़त्व आघूर्ण क्या कहते हैं, मैंने बताया था कि घूर्णन गति में जो विरोध उत्पन्न करता है, अपनी मोशन को चेंज या उसकी रोटेशनल मोशन को चेंज को जो अपोज करता है, जो रेजिस्टेंस होता है, उसी को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो उससे रिलेटेड और क्या क्या चीज है कि रोटेशनल मोशन में लेने पर क्या क्या पैरामीटर्स में चेंज कर सकते हैं, वो कल भी हमने देखा था, आज भी उसको देख लेते हैं, फिर आगे और बढ़ते उससे रिलेटेड और क्या क्या चीज की हमको जरूरत पड़ सकती है। चलिए, तो आगे चलते हैं। ये देखिए, तो इसके लिए मैंने आपके पहले ही स्लाइड तैयार करके रखी है। जैसे कल भी हमने लिया था, लीनियर पैरामीटर्स भी लिए थे और रोटेशनल पैरामीटर्स भी हमने लिए थे। लीनियर बोले तो रेखीय पैरामीटर्स, और ये जो है कौन से हैं, रोटेशनल बोले तो घूर्णन पैरामीटर। ठीक है, तो देखो कल भी मैंने आपको बताया था लीनियर वेलोसिटी, कल भी मैंने आपको बताया था कि लीनियर वेलोसिटी जो है उसको हम v से डिनोट करते हैं, वही अगर हम एंगुलर वेलोसिटी ले, अगर घूर्णन गति में ले, तो उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, घूर्णन बोले तो कोणीय वेग, जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूं, अभी इसमें नहीं भी बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, और भी मैंने क्या बताया था आपको, लीनियर एक्सेलरेशन, रेखीय त्वरण बताया था, वही अगर हम घूर्णन गति में देखें तो वो क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, जिसमें रिलेशन होता है अल्फा इजकल टू ए अपॉन आर होता है, या ए इजकल टू अल्फा आर होता है। वही मैंने कल आपको ये भी बताया था, देखो लिंक करने के लिए मैंने बताया था कि आपको अगर रोटेशनल में है तो इन पर बेस्ड भी अगर क्वेश्चन पूछे, अगर मान लो ये आपको याद ना रहे, तो मैंने बताया था जड़त्व उधर लीनियर में मास का ही काम करता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो लीनियर मोशन के लिए मास जो है उसी से रिलेट करता है। अगर उसको घूर्णन में देखेंगे तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्विवेलेंट होता है। तो तो यहाँ पे देखिए, हम रेखीय गति के लिए हम बल कौन सा लेते हैं, एफ लेते हैं, और वही घूर्णन गति के लिए हम उसको बल आघूर्ण लेते हैं। यहाँ पे एम हो गया, ये हो गया आई, कल भी मैंने आपको बताया था, ये ए है तो इधर क्या आ जाएगा, एल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो एफ इजकल टू एम ए जैसे है, वहां पे टॉ इजकल टू आई अल्फा, एम आई के बराबर, ए अल्फा के, और एफ टॉर्क के बराबर, अगर लीनियर से घूर्णन में अगर हम जाते हैं तो। वही चीज देखो, मैंने कल ये भी बताया था आपको, मोमेंटम जो होता है वो p इजकल टू एम वी होता है, और इधर हमको क्या मिलता है, l इजकल टू आई ओमेगा मिलता है। ठीक है, अब
यही चीज है। देखो अब लीनियर के लिए हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, गति की जो समीकरण लेते हैं, अब गति की समीकरण हमको क्या मिलती है? गति की जो समीकरण हमको मिलती है, देखो एक तो होती है v इजल टू यू प्लस ए टी, आपने यूज की हुई होगी ये। s इजल टू होता है हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें v ये होता है अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, ये त्वरण है और ये टाइम है। इसमें ये विस्थापन होता है, बाकी आपको चीजें सारे पैरामीटर्स पता ही है। और ये जो है वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये गति की समीकरण है। तो ये गति की समीकरण आपने गति वाले जो भी चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा। अगर इन्हीं गति की समीकरण को अगर हम घूर्णन गति में देखें तो क्या चीज मिलेगी? जैसे मैंने आपको कल भी ये सारी चीजें बताई थी कि इसके इक्विवेलेंट कौन सा है घूर्णन गति में, रोटेशनल मोशन में। तो वही चीज देखो, तो जैसे हम यहाँ पे लीनियर वेग ले रहे थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोणीय वेग आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम प्रारंभिक वेग ले रहे तो मैंने आपको बताया था कल के प्रारंभिक वेग की जगह पे हम लेंगे ओमेगा 0 लेंगे। ये देखो यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा, और टी टाइम तो टाइम ही है, चाहे घूर्णन में ले या लीनियर में। टाइम पर सारी क्वांटिटी डिपेंड करती है, लेकिन टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें तो s इजल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अब इसमें s क्या है? विस्थापन। घूर्णन में हम विस्थापन क्या लेते हैं? थीटा लेते हैं। बताया था मैंने आपको थीटा क्या होता है? कोण होता है। कोण हो किसके बराबर मिलता है हमको? थीटा एस बाय आर के, जो कि होता है आर्क बटा रेडियस के। तो वही वाली चीज है। तो इसमें जो विस्थापन होगा रेखीय गति में, वही घूर्णन गति में थीटा आपके कोणीय विस्थापन का काम करता है। तो देखो इसी को अगर हम रोटेशनल मोशन में या घूर्णन गति में अगर चेंज करें तो क्या मिलेगा? एस की जगह पे थीटा, यू की जगह पे आ गया ओमेगा 0, और टी है ही आपके पास, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ ए की जगह पे आ गया अल्फा, और टी स्क्वायर। अब वही चीज अगर तीसरी इक्वेशन में हम देखें तो वी स्क्वायर क्या है? अंतिम वेग है, रेखीय वेग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोणीय वेग। तो वी स्क्वायर इजल टू आ गया ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ये इधर है यू स्क्वायर जो कि प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग घूर्णन में कितना होगा? ओमेगा 0, जिससे वो चलना स्टार्ट करेगा या रोटेशनल मोशन करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे देखो 2 है, 2 आ गया, ए की जगह पे अल्फा, और एस की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा थीटा। सॉरी ये एस लिख लिया मैंने गलती से, तो यहाँ पे आएगा थीटा, क्योंकि विस्थापन है। विस्थापन अभी हमने देखा कि घूर्णन गति में विस्थापन जो है वो थीटा होता है, ठीक है ना। जो भी कोण, जितना भी वो कोणीय विस्थापित होता है, मतलब जितना भी एंगुलर डिस्प्लेस कर रहा है किसी एक वृत्ताकार पथ में, अपनी स्थिति में जितना भी वो परिवर्तन करता है, वो बराबर होता है आर्क बटा रेडियस चाप बटा त्रिज्या के, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी देखो मैं क्यों बता रहा हूँ। अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो है नहीं हमारे, लेकिन है। वो जो क्वेश्चन आते हैं तभी पता चलता है कि भी रोटेशनल में। अब देखो आपको ये रोटेशनल वाली चीज, अब कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि रट लो, रटने की जरूरत नहीं है आपको, आप इनसे रिलेट करके बच्चे से देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये वाले रिलेशन में मैंने आपको पता है। अब वहां लीनियर है, यहाँ पे रोटेशनल आ जाएगा, ये रेखीय है तो यहाँ पे घूर्णन आ जाएगा। अब वो की वो चीज देखो, कल भी मैंने आपको बताई थी, काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा कितनी होती है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ तो हाफ आ गया, एम की जगह पे क्या लेते हैं हम गुणन में? जड़त्व आघूर्ण मैंने बताया था आई। वी की जगह पे क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गए लीनियर पैरामीटर्स और ये हो गए रोटेशनल पैरामीटर्स। जितने भी रिलेशन हमने लिए थे वो भी इसमें आ गए, ठीक है। और अब ये रिलेशन भी जो लिए हैं, अब ये भी क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि पहले से ये लीनियर मोशन में इनमें रिलेशन होता है। फिर मैंने आपको बताया था रोटेशनल मोशन या एंगुलर वेलोसिटी भी किस पर निर्भर करती है? लीनियर वेलोसिटी पर निर्भर करती है। तो इनके हिसाब से जैसे यहाँ पे जिन नियमों के अनुसार मिल रहा है एफ इजल टू, अगर एम ए जैसे हम लेते हैं तो यहाँ पे भी वही घूर्णन बल भी क्या होगा? आई और अल्फा के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर पी इजल टू एम भी है तो यहाँ पे एल इजल टू आई ओमेगा होगा। जैसे ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, गति की जो समीकरण है, तो वो ही गति की समीकरण रोटेशनल या घूर्णन रूप में भी हमको मिल सकती है, वो ये मिलेगी, ठीक है ना। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी, ये तो मैंने काइनेटिक एनर्जी वाला तो कल भी बता दिया था, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें जो हमने बताई है क्यों है? क्योंकि जड़त्व आघूर्ण आपके कोर्स में है, तो जड़त्व आघूर्ण इधर भी काम आ रहा है, यहाँ पे भी काम आ रहा है। क्योंकि जड़त्व आघूर्ण जरूरी नहीं सिर्फ इन वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण ही पूछे, आपको इनसे रिलेटेड ऐसे अगर बोल दिया कि इनमें क्या संबंध होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। सिर्फ न्यूमेरिकल ही नहीं मिलेंगे, लैंग्वेज बेसिस पर या इनके बेसिस पर भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो एल इजगल टू आई ओमेगा, जैसे एल इजगल टू, जैसे आपका ये भी है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण।
तो वो कब संरक्षित रहता है, ये सारी चीजें भी है। अब संवेग संरक्षण, जरूर सिर्फ संरक्षण आ गया तो मतलब संरक्षण पर ही नहीं पूछ सकता, इस पर भी पूछ सकता है। जड़त्व आघूर्ण भी आपके कोर्स में है, तो जड़त्व आघूर्ण के आधार पर भी एल के साथ जो भी रिलेशन है तो उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये हो गए लीनियर और रोटेशनल पैरामीटर्स में। अब जो मेन हमारा तक देखो, जड़त्व आघूर्ण मैंने आपको बता दिया, अब ये सारी चीज भी जड़त्व आघूर्ण से ही रिलेट कर रही है, इसलिए मैं आपको बता। तो जड़त्व आघूर्ण से जो जो रिलेशन मिल सकता है, और जड़त्व आघूर्ण किसी वस्तु को अगर निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, अब आगे हम चलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जैसे वस्तु है कोई भी, या कोई भी वस्तु ले सकते हैं, इसकी कुछ एल लेंथ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ एल होगी। अगर यहाँ से कोई एक्सिस जा रही है, मतलब कोई एक्सिस ऐसे किसी पर इसके बीच वाले पॉइंट से जा रही है जो इसका सेंटर पॉइंट है। अब सेंटर पॉइंट अलग चीज होती है, और एक होता है उसका सेंटर ऑफ मास, जिसको हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। जैसे परमाणु में न्यूक्लियस होता है, परमाणु में जैसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बोले तो न्यूक्लियस को हम हिंदी में बोलते हैं नाभिक। अब परमाणु में नाभिक जो है, कई लोग ये मानते हैं कि परमाणु के अंदर जो नाभिक उसका सेंटर पॉइंट होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। परमाणु के अंदर नाभिक वो बिंदु होता है जहां पे उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं। मतलब किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस जो है कि ऐसा पॉइंट होता है जहां पे उसका टोटल मास हम सेंटर्ड ले सकते हैं। तो वैसे ही दृढ़ पिंडों के लिए भी अगर हम कोई एक्सिस निकाल रहे हैं और वो अगर रोटेशन कर रहा है, लेकिन वो एक्सिस कहां से निकल रही है, उसके सेंटर ऑफ मास से, उसके सेंटर से नहीं, सेंटर अलग चीज होगी, उसका सेंटर ऑफ मास। अब जैसे यहां पे भी अगर देख रहे हो, यहां से इसका टिप पतला है, यहां से मोटा है। अगर मैं इसको बीच वाले पॉइंट से पकड़ूंगा तो ये थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि जहां से मैंने पकड़ा वो उसका सेंटर पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र नहीं है, क्योंकि इधर की तरफ द्रव्यमान ज्यादा है, इधर की तरफ द्रव्यमान इसका क्या है, कम है। ये देखिए, अगर ऐसा नहीं दिख रहा हो तो अभी आप शायद देख पाओगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां से मैंने पकड़ा ये देखो थोड़ा सा इधर की तरफ टिल्ट हो रहा है, तो उसका रीजन है कि यहाँ पे द्रव्यमान, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इधर ज्यादा है इस इधर के कंपेरिजन में। तो अब हमको कहाँ से पकड़ना पड़ेगा ताकि ये बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल रहे, क्षैतिज रहे। तो हमको थोड़ा सा जहां मास कम है, जहां पार्टिकल ज्यादा है, उधर से इसको पकड़ना पड़ेगा, तब ये क्या रहेगा, एकदम सीधा रहेगा। अब आप सोच रहे होगे मैं जबरदस्ती उसको पहले लूज कर रहा था हाथ से, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जैसे पकड़ा था वैसे ही पकड़ा हुआ है अभी भी। तो ये देखो अभी एकदम ये सीधा रह रहा है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसका क्या है, ये सेंटर ऑफ मास है। क्यों है सेंटर ऑफ मास? अगर दोनों साइड देखे तो इधर भी इसका मास या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इधर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कण है, नंबर ऑफ कण जिसमें भी कण है वो क्या है, बराबर है। मतलब ये वाला पॉइंट इसका अब क्या हो गया, द्रव्यमान केंद्र। तो यहाँ पे इसका कुल द्रव्यमान केंद्रित है इस बिंदु पर, इसको हम बोलते हैं इसका सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। अब यही चीज देखो, जैसे मैंने इसको यहाँ पे पकड़ा हुआ, अब ये इसका सेंटर ऑफ मास जो द्रव्यमान केंद्र जो है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो सकता है, उसका गुरुत्वीय केंद्र भी हो सकता है। अब लेकिन गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है, किसी भी वस्तु के अंदर वह बिंदु जहां पर, वह बिंदु, अब यहां पे कोई वो नहीं है, ये बिंदु होगा जहां पर इस वस्तु के ऊपर कुल गुरुत्वीय बल जो है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या रहेगा, शून्य रहेगा, जीरो होगा। उस पॉइंट को हम बोलते हैं गुरुत्वीय केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये चीजें भी इसमें रोटेशनल मोशन में या फिर इस जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए ये भी काम आ सकती है। क्योंकि बोल दे, अगर क्वेश्चन पूछ ले आपको, कोई एक वस्तु ले ली लेकिन उसके सेंटर ऑफ मास से गुजरती हुई अक्ष से इसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, अगर उससे गुजरती है तो ये सारी चीजें भी हमको लेनी पड़ेगी। तो हम अलग अलग वस्तुओं का लेके हम जड़त्व आघूर्ण भी निकालेंगे। चलिए, तो अब यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। अभी अगर आगे हम देखें तो ये देखिए, इसमें सेंटर ऑफ मास जो मैंने अभी आपको बताया, तो सेंटर ऑफ मास यही मैंने जो बताया था, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों साइड जहां से भी अक्ष निकल रही है वो बिंदु के दोनों साइड, इसके आइदर साइड नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कणों की संख्या क्या रहे, बराबर रहे। बराबर रहेगी तो दोनों साइड मास भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, इधर का मास और इधर का मास सेम, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ मास भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब द्रव्यमान आघूर्ण भी बराबर मिलेगा दोनों का। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र। अब देखिए,
द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ मास जिसको हम बोलते हैं। इट इज द पॉइंट ऑफ एनी रिजिड बॉडी एट विच, चलिए ये पीछे वाला मैं पेज ले लेता हूं वापस, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी देखिए, अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था वही चीज, सेंटर ऑफ मास क्या है? इट इज द पॉइंट ऑफ एनी रिजिड बॉडी, किसी भी रिजिड बॉडी के अंदर ऐसा पॉइंट जहां एट विच द टोटल मास इज सेंटर्ड इज नोन एज सेंटर ऑफ मास, जहां उसका टोटल मास सेंटर्ड हो उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। यहां भी ये भी आप एक चीज से समझ सकते हैं कि दोनों तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल या मास जो है दोनों साइड का, जहां से भी उस पॉइंट को ले रहे हैं हम, जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, तो उस किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जिसके दोनों साइड, इधर साइड और इधर साइड, दोनों साइड क्या रहेगा? द्रव्यमान जो है वो बराबर रहेगा, या फिर उनका द्रव्यमान आघूर्ण जो है वो भी क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो देखो क्या है, किसी दृढ़ पिंड का वह बिंदु जहां उस पिंड का समस्त द्रव्यमान केंद्रित हो, ऐसे बिंदु को हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान केंद्र को बोलेंगे। आगे समझ में? तो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है अभी आपको पता चल गया पूरी तरह से। ये तो हमने इसकी डेफिनेशन ले ली द्रव्यमान केंद्र। अब देखो इसमें मैंने दो चीज बताई आपको, तीन चीज वैसे तो, जहां पे उसका टोटल मास सेंटर हो, या फिर दोनों साइड मास क्या हो? बराबर हो, या फिर दोनों का मास का मास मोमेंट जो है या द्रव्यमान आघूर्ण जो है वो बराबर मिले। अब द्रव्यमान आघूर्ण क्या होगा? इधर का जितना द्रव्यमान है और कितनी दूरी है, कितनी दूरी तक वो जा रहा है, ठीक है ना, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो प्रोडक्ट होगा उसको हम द्रव्यमान आघूर्ण कहते हैं। द्रव्यमान और उसके कितने दूरी, उसने कितना लंबाई वो ले रहे वो सारे पार्टिकल, उस द्रव्यमान, वो जो द्रव्यमान है वो कितना दूरी उस पॉइंट से ज्यादा ले रहे हैं। अगर हम उसी का अंदर जो सेंटर ऑफ मास है वहीं से एक एक्सिस कंसीडर करें तो उस एक्सिस से कितनी दूरी तक ये है, तो वो होता है उसका मोमेंट ऑफ मास होता है, द्रव्यमान आघूर्ण बोलते हैं इसको। ठीक है सर, तो देखिए आरसीएम। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास मैंने ये डेफिनेशन तो बता दी, लेकिन ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या मिलता है, कैसे मिलता है, ये देखिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, दो पार्टिकल यहाँ पे कंसिडर किए हैं, एक का द्रव्यमान है m1 और दूसरे का द्रव्यमान है m2। एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का m2 है। ये मतलब एक दो पार्टिकल सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है ना, टू पार्टिकल, दो कणीय निकाय लिए हमने जिसमें दो कण है, एक m1 है और एक m2 है। तो इन दोनों कण का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इनके बीच में ही कहीं होगा, है ना। तो यहां पे मैंने क्या किया है कि मान लो ये दोनों कण जो है किसी एक पर्टिकुलर दूरी पर व्यवस्थित है, तो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं उनका सेंटर ऑफ मास है, जो कि बीच में होगा। जरूरी नहीं इधर सेंटर में हो, इधर भी हो सकता है, इधर भी। किस पर डिपेंड करेगा? वो किस पर निर्भर करेगा? इनके द्रव्यमान पर। जिधर ज्यादा द्रव्यमान होगा वो उधर की तरफ खिसकेगा, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास भी गति कर सकता है, वो किस पे निर्भर करेगा? नंबर ऑफ कण कितना है उस बिंदु से ज्यादा जिधर की तरफ होगा। जैसे कोई भी वस्तु ले रहे हैं, ठीक है, इसका अगर द्रव्यमान यहाँ पे और बढ़ा दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और बढ़ा दिए, तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। यही वस्तु है, लेकिन इसमें हमने कोई और पार्टिकल्स क्या कर दिया, यहाँ पे अटैच कर दिया, तो इससे क्या होगा, इधर अब सेंटर ऑफ मास जो है, जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मास बढ़ रहा है उधर की तरफ गति करता है, वो मोशन करता है। तो सेंटर ऑफ मास भी गति कर सकता है, और किधर करेगा? जहां पे मास ज्यादा होगा उसकी साइड होगा। लेकिन उसकी पोजीशन क्या होगी वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, उसकी स्थिति कि सेंटर ऑफ मास की या द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति होगी वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट ले लिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं निर्देशांक तंत्र भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है ना, कार्तीय निर्देशांक तंत्र या कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें मैंने दो कण लिए m1 और m2, ये हमने मान लिया, माना है इसकी पोजीशन यही होगी, वो हम नहीं कह सकते। वो किस पे डिपेंड करेगा? इनके मास या मास मोमेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे यही चीज मिल रही है, देखो m1r1 इसका मास मोमेंट है पहले का, इसके सापेक्ष, इस एक्सिस के सापेक्ष अगर ये घूर्णन कर रहा है तो, ठीक है जी। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा या इसका मास मोमेंट कितना मिलेगा वो है m1r1। अभी मैंने आपको बताया था कि कितनी दूरी पर वो गतिशील है, उसी को मास मोमेंट या द्रव्यमान आघूर्ण कहते हैं इसका। तो इसका भी मास मोमेंट और इसका भी मास मोमेंट। तो देखो इससे आरसीएम की पोजीशन, अब देखो ये भी हम निकाल सकते हैं।
चलो पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो हमने पोजीशन वेक्टर लिया वो r1 लिया है, इसका जो पोजीशन वेक्टर लिया वो r2 लिया है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, मूल बिंदु जिसको बोलते हैं, और ये इसकी स्थिति सदिश ले रहे हैं। तो जो बिंदु हमने इसका सेंटर ऑफ मास कंसिडर किया है, सेंटर ऑफ मास जो हम ले रहे हैं उसका हमने कितना लिया है, r वेक्टर लिया है, इसका स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर। तो देखिए, तो इसके लिए जो सेंटर ऑफ मास मिलता है हमको वो कितना मिलता है, RCM। RCM मतलब इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिल रही है इस द्विकणीय निकाय के लिए, टू पार्टिकल सिस्टम की RCM की या सेंटर ऑफ मास की या द्रव्यमान केंद्र की अगर स्थिति हमको चाहिए तो वो हमको कैसे मिलेगी, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखो एक चीज अच्छी बताता हूं आपको, ताकि ये अगर फॉर्मूला याद भी ना आए तो जो अभी जो बताने जा रहा हूं उससे आप ये फॉर्मूला खुद बना सकते हैं, पता कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था वो बिंदु होता है जहां पे आइदर साइड मास क्या होता है, सेम होता है, तब उसको सेंटर ऑफ मास है ना। लेकिन अगर हमको ये सेंटर ऑफ मास, एक साइड मास ज्यादा है एक साइड मास कम है, इधर मास ज्यादा है और इधर कम है, तो ये इधर की तरफ होगा सेंटर ऑफ मास, वो बिंदु जो जहां पर उसका टोटल मास सेंटर्ड है या टोटल द्रव्यमान उसका केंद्रित है, ठीक है, उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो इधर का जो मोमेंट होगा वो कितना होगा, इधर का मास और इतनी जितनी दूरी पर है, इधर का मोमेंट कितना होगा, या द्रव्यमान आघूर्ण कितना होगा, इधर का द्रव्यमान और कितनी दूरी तक ये जा रहा है, दोनों का मोमेंट ऑफ मास, उनको प्लस कर दो, और इसका कुल द्रव्यमान, जैसे इन दोनों कणों के लिए बता रहा हूं, ये दो कण थे m1 और m2, इसका कितना मिलेगा मोमेंट ऑफ मास इस एक्सिस के अलावा, कितना मिलेगा, देखो m1 इसका मास है और कितनी दूरी इस पर कर रहा है वो घूर्णन, इससे इस एक्सिस से, या रोटेशनल अगर हम एक्सिस ये ले और ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, r1 पोजीशन वेक्टर है इसकी। तो देखो r1 और m1 इसका क्या मिलेगा, द्रव्यमान आघूर्ण, दूसरे का कितना मिलेगा द्रव्यमान आघूर्ण, m2 r2। तो इन दोनों कणों के द्रव्यमान आघूर्ण को प्लस करके इस पूरे निकाय के द्रव्यमान का अगर हम भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमको उस कण का सेंटर ऑफ मास की स्थिति पता चल जाएगी कि उस कण का या उस द्विकणीय निकाय का सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र किधर होगा, ठीक है। तो ये हमने किसके लिए लिया है, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, किसके लिए लिया हमने, दो कणीय निकाय के लिए लिया है। अब इसी की जगह पे इससे दो कणीय निकाय ना हो, मतलब एक ऐसी वस्तु ले रहे जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, ऐसा कोई वस्तु ली हमने, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट लिया जिसमें n कण हो, तो अगर n कण होंगे उसमें तो क्या हो, सीधा सा जितने भी कण हैं उन सबका मोमेंट ऑफ मास ऐड कर दो, जोड़ दो, और उसमें उसके कुल द्रव्यमान का भाग दे दो, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, उसका द्रव्यमान केंद्र मिल जाएगा। तो देखो वही है यहाँ पे कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम, यदि इस निकाय में n कण उपस्थित हो तो उसका द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हमको क्या मिलेगी, ये मिलेगी। देखो सबका द्रव्यमान आघूर्ण जो है उसको प्लस कर दो और उसमें उसके कुल द्रव्यमान का भाग दे दो। तो ये देखो ट्रिक है, इससे पता चल सकता है आपको कैसे निकालना RCM, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला याद भी नहीं हो तो जितने भी कण हैं उनका द्रव्यमान आघूर्ण को प्लस करके नीचे उसका कुल द्रव्यमान का भाग देना, तो इससे भी हम RCM या उसकी स्थिति क्या होगी, किस पॉइंट पर उसका उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र होगा वो हम पता कर सकते हैं। तो वो देखो m1r1 प्लस m2r2 कहां तक चलेगा, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोला मैंने तो n तक चलेगा। अगर ये दो निकाय है, अगर तीन होते तो तीन तक लेते, चार होते तो चार तक लेते, पांच होते तो पांच तक, ऐसे अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो इन सब का द्रव्यमान आघूर्ण को जोड़ के प्लस करके हम क्या करेंगे, उनका कुल द्रव्यमान का भाग दे देंगे। कुल द्रव्यमान क्या होगा, जितने कण उन सबका प्लस करो द्रव्यमान, वो उसका कुल द्रव्यमान या टोटल मास मिल जाएगा। चलिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब ये सेंटर ऑफ मास हमने क्यों निकाला, इसका रीजन है क्योंकि जड़त्व आघूर्ण हमको ऐसी एक्सिस के अलोंग भी पूछ सकते हैं कि अगर वो एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, उसके द्रव्यमान केंद्र से अगर गुजर रही है कोई एक्सिस या कोई अक्ष, घूर्णन अक्ष, तो उसके सापेक्ष उसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, तो वो सेंटर ऑफ मास यही होता है, ये चीज। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखो एक चीज मैं आपको बता, अभी हमने सेंटर ऑफ मास लिया, ठीक है, सेंटर ऑफ मास तो ले लिया हमने। अब कोई वस्तु जो है सेंटर ऑफ मास के अलोंग क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है या घूर्णन कर रही है अगर कोई वस्तु, ठीक है। तो यहां पे हमने एक वस्तु ली, देख लो ये जो है एक वस्तु है,
ठीक है, जिसका कुल द्रव्यमान कितना है, m है, इसका कुल द्रव्यमान m। अब ये वस्तु जो है बहुत सारे कणों से मिलकर बनी है ना, तो इसका भी क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा, इसका भी क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है बता दिया मैंने आपको पीछे। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, देखो ये जो मैंने के लिखी है ना, ये इसकी है रेडियस ऑफ जायरेशन, या इसको घूर्णन त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन या घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। ये भी काम में आएगी, हो सकता है इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपको पूछ ले, रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए कि जड़त्व आघूर्ण इस मतलब ऐसे एक्सिस से या ऐसे पॉइंट से निकल रहा है, या रेडियस ऑफ जायरेशन जो घूर्णन त्रिज्या क्या होती है ये भी पूछ सकता है, या फिर इसकी फॉर्म में अगर निकालने के लिए बोल दिया अगर आपको जड़त्व आघूर्ण कि भाई ऐसे एक्सिस के थ्रू निकालनी है जहाँ पे इसका टोटल मास 100 हो, या फिर उसकी घूर्णन त्रिज्या जो है इतनी है, तो उसका मोमेंट ऑफ मास अगर इस एक्सिस के अलोंग कर रहा है सेंटर ऑफ मास के और उसकी घूर्णन त्रिज्या इतनी है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण की फॉर्म क्या होगी। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन हमको पूछ सकते हैं। तो देखो घूर्णन त्रिज्या क्या होती है, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये वो डिस्टेंस होती है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रोटेशनल एक्सिस के उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसीलिए मैंने परपेंडिकुलर। अब चाहो तो आप परपेंडिकुलर ना रोटेशनल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर वो पार्टिकल है, लेकिन कौन सा पार्टिकल, पार्टिकल नहीं, एक पॉइंट देखो, the perpendicular distance of any particle of the object from rotational axis at which the total mass of the object centered, जिसपे मतलब एक ऐसे पॉइंट की, मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल कंसीडर किया है, लेकिन एक ऐसे पॉइंट की ये डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पे उस कुल पूरी वस्तु का कुल द्रव्यमान जो है वो केंद्रित होता है, जिसको अभी हमने सेंटर ऑफ मास लिया है। जो कि अब देखो एक चीज मैं और आप बता देता हूं, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हो सकता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र उसका गुरुत्वीय केंद्र भी हो सकता है, ठीक है ना, उसका द्रव्यमान केंद्र उसका गुरुत्वीय केंद्र भी हो सकता है। तो ये चीज आप एक पॉइंट दिमाग में रखना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र उसका गुरुत्वीय केंद्र भी हो सकता है, ठीक है। चलो, तो ये क्या होती है घूर्णन त्रिज्या, जिसको रेडियस ऑफ जायरेशन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस एट व्हिच द टोटल मास इज सेंटर, मतलब इस किसी भी पॉइंट की रोटेशनल एक्सिस से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है जहां पे उस वस्तु का टोटल मास या टोटल द्रव्यमान जो है वो सेंटर्ड होता है या केंद्रित होता है, उसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन या घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। तो देखो क्या है, किसी घूर्णन गति करते कण की घूर्णन अक्ष से वह दूरी उस कण के लिए, या फिर कण की जगह पे एक बिंदु भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी घूर्णन करते वस्तु की या कण की भी ले सकते हैं, उसमें उस बिंदु की घूर्णन अक्ष से वह दूरी जहां किसी वस्तु का समस्त द्रव्यमान क्या होता है, केंद्रित होता है, उसको हम घूर्णन त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम घूर्णन त्रिज्या या रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। तो देखो इससे आपको पता चल ही गया है रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। ये पूरे का ऑब्जेक्ट है जिसका टोटल मास m है, तो ये वो पॉइंट होगा जहां पर वो घूर्णन तो कर ही रहा है, ये पूरी वस्तु घूर्णन कर रही है यहाँ पे इस एक्सिस के सापेक्ष ओमेगा वेलोसिटी से, तो वो ये वो डिस्टेंस होगी उस घूर्णन अक्ष से उस पर्टिकुलर बिंदु की जहां पर उस पूरे टोटल मास जो है उसका क्या होगा, सेंटर्ड होगा। उस दूरी को हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। मतलब अगर वो वस्तु घूम रही है लेकिन उसका समस्त द्रव्यमान कहां पर है, उसका टोटल मास इस पर्टिकुलर पॉइंट पर केंद्रित होगा, तो वो उसी के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ मास भी मिलेगा, तो उसी को हम उसको रेडियस ऑफ जायरेशन या घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। अभी देखो घूर्णन त्रिज्या हो गई सेंटर ऑफ मास, मैंने एक चीज बताई अभी थोड़ी देर पहले कि गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है। तो देखो गुरुत्वीय केंद्र में मैं आपको बता ही देता हूं कि गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु होता है, गुरुत्वीय केंद्र, गुरुत्वीय केंद्र या फिर इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में देखें तो इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
अब ये दोनों किसी वस्तु के लिए एक ही हो सकते हैं, जरूरी नहीं हर वस्तु के लिए हो। किसी वस्तु के लिए ये सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र सेम एक ही बिंदु हो सकता है, लेकिन कब होगा गुरुत्वीय केंद्र उस वस्तु के लिए? जैसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी वस्तु के लिए वह बिंदु होता है जिस पे अगर उस बिंदु से कोई एक्सिस हम निकाले तो उसके दोनों साइड उस पर जो गुरुत्वीय बल होगा, मतलब उस पर्टिकुलर बिंदु पर गुरुत्वीय बल क्या रहेगा? शून्य रहेगा। मतलब नेट उस पर फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना रहेगा? जीरो, ताकि वो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल रहेगा। देखो मैं समझा देता हूं आपको। तो गुरुत्वीय केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? मान लो कि एक कोई हम छड़ ले रहे हैं, ओके, तो एक जैसी हमने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया लिया इसका, तो है ना, यूनिफॉर्म एरिया ले रहे हैं इसका, तो इसका ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास है, या फिर एक बिंदु लिया, ठीक है। तो इस बिंदु से इधर की साइड जो मास है और इधर की साइड जो मास है वो दोनों क्या है? अगर बराबर है तो यहाँ पे देखो m मास की वजह से अगर यहाँ पे हम कोई एक्सिस ले तो इधर इसका मास की वजह से देखो फोर्स जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वीय बल, वो कितना लगेगा? mg इधर लगेगा, और इधर की साइड भी कितना लगेगा? गुरुत्वीय फोर्स mg ही लगेगा। अब दोनों साइड फोर्स कितना है? इक्वल है। दोनों साइड फोर्स कितना है? इक्वल है, एक जैसा है, एक समान है ना। तो यहां पर इस बिंदु पर अब नेट फोर्स कितना लगेगा? अब देखो ये वस्तु ना तो इधर होगी ना इधर होगी, कैसे रहेगी? हॉरिजॉन्टल रहेगी। कैसे रहेगी? हॉरिजॉन्टल। बोले तो क्षैतिज ही बनी रहेगी इस अक्ष के सापेक्ष, इस बिंदु के सापेक्ष, है ना। तो इसको हम, इस बिंदु को हम बोलते हैं गुरुत्वीय केंद्र। अब देखो जैसे मैंने बताया था, ये इसका सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है गुरुत्वीय केंद्र। क्यों? देखो इधर भी मास सेम है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ मास भी क्या मिलेगा? सेम मिलेगा ना। तो इस बिंदु पर इसका कुल द्रव्यमान केंद्रित है, तो इसीलिए तो इस पर नेट फोर्स भी कितना लग रहा है? जीरो लग रहा है, ठीक है ना। तो गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु होता है, वह बिंदु किसी वस्तु में, वह बिंदु किसी वस्तु के लिए, किसी वस्तु के लिए जहां जहां उसका जहां परिणामी गुरुत्वीय बल, परिणामी गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल शून्य होता है। परिणामी गुरुत्वीय बल शून्य होता है, उस बिंदु को हम गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। मतलब वो पॉइंट, द पॉइंट in any object, the point in any object at which the at which the net gravitational force, the net gravitational force is zero। इसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखो ये गुरुत्व केंद्र वगैरह, रेडियस ऑफ जाइरेशन, ये सब जड़त्व आघूर्ण में काम आ सकते हैं। जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए बोल सकते हैं कि ऐसी एक्सिस से निकालो जो गुरुत्व केंद्र से निकल रही है, तो वहां पे भी ये चीज हमको ध्यान में रहनी चाहिए कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, तो ये चीज हो गई गुरुत्वीय केंद्र, रेडियस ऑफ जाइरेशन। इससे पहले जो हमने लिया था, चलिए इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर इसका नहीं लिया हो तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका तो आपने पहले ले लिया होगा। अब देखिए ये हो गई हमारी रेडियस ऑफ जाइरेशन, गुरुत्वीय केंद्र, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम अभी जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे विभिन्न वस्तुओं का। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो प्रमेय को हम क्या करते हैं इसके लिए यूज करते हैं। अब जैसे सिंपल कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऐसे ले लिया,
कि ये रोटेशनल एक्सिस है, इसके सापेक्ष ये ऐसे घूर्णन कर रहा है, तो उसके लिए तो हम क्या लेते हैं, ये आर और उसका मास, तो इससे हमको क्या मिलता है, mr²। लेकिन सारे ही ऐसे नहीं होते वस्तु। अगर आप बोल दिया कि सेंटर ऑफ मास से निकल रही है, गुरुत्व केंद्र से, या फिर कोई भी वस्तु है तो उसका पूरा का, सिर्फ किसी कण का तो ले नहीं सकते उस पूरे का, जैसे ये है, ठीक है, ये इसके सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस निकल रही है तो ये घूर्णन कर रहा है, तो इसका जड़त्वाघूर्ण कितना होगा, या फिर ये अगर ऐसे ही इस एक्सिस के अलोंग घूर्णन कर रही है तो कितना होगा, या फिर एक एक्सिस इधर है इसके बीच वाले से निकल रही है तो कितना इसका जड़त्वाघूर्ण होगा, या फिर इसकी स्पर्श रेखा से, जैसे मैंने अभी बताई थी, ऐसे भी बता दे कि इसकी स्पर्श रेखा के अलोंग ये कैसे रोटेशनल मोशन करेगा। तो इसके लिए हमको दो प्रमेय का उपयोग करना पड़ता है। वो दो प्रमेय है जड़त्व आघूर्ण की, एक तो परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए जिसको हम लंबवत अक्षों की प्रमेय कहते हैं, और दूसरी है पैरेलल एक्सिस के लिए जिसको हम समांतर अक्षों की प्रमेय भी कहते हैं। तो कल हम इन्हीं चीज के लिए करेंगे, आज भी आपकी केमिस्ट्री की क्लास भी होने वाली है, इसलिए तो ये जो चीज है हम कल इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि दोनों ये प्रमेय क्या होती है, कैसे इनका यूज करना है, कैसे जड़त्व आघूर्ण हमको इनसे इनका उपयोग करके निकालना है। अलग अलग स्थिति के लिए हम लेंगे कि एक ही वस्तु का अगर उसके सेंटर ऑफ मास से निकल रही है, उसके स्पर्श रेखा के थ्रू, या जहां से भी कोई एक्सिस अगर निकल रही है तो उसका जड़त्व आघूर्ण कैसे कैसे क्या क्या कितना मिल सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हम लेके कल क्या करेंगे, जड़त्व आघूर्ण अलग अलग वस्तु के लिए निकालेंगे। तो चलिए आज मुझे आगे दीजिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।